मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्नेस्ट मिलर हमिंगबे की बायोग्राफी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके जन्म की बात करेंगे कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 21 जुलाई 1899 को ओक पार्क इलिनॉइस यूनाइटेड स्टेट में होता है। अगर हम इनके डेथ की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब और कहाँ होती है, तो 2 जुलाई 1961 को इनकी मृत्यु हो जाती है और उस समय इनकी उम्र मात्र 61 साल होती है। कहाँ होती है? तो कैचम इडाहो में इनकी मृत्यु होती है, यूएस यानी कि अमेरिका में ही। अब होता क्या है, ये क्या कर लेते हैं, अपने सिर पर बंदूक सटा करके, गन सटा करके अपने सिर को ब्लास्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को शूट कर लेते हैं। अगर हम इनके माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? क्लेरेंस एडमंड था। और इनकी माता का नाम ग्रेस हॉल था। तो ध्यान बनाए रखना, क्लेरेंस एडमंड हमिंगबे इनके पिता का नाम और ग्रेस हॉल हमिंगबे इनकी माता का नाम था। अब हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं कि इनका एजुकेशन कहाँ हुआ था। तो ओक पार्क में और रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल, यानी कि इनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ पर होती है। अगर हम स्पाउसेस की बात करते हैं कि इनकी कितनी शादियां हुई, तो इन्होंने 4 टाइम यानी कि 4 बार शादी की थी। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्नेस्ट हमिंगबे वाज मैरिड 4 टाइम्स। सबसे पहली शादी 1921 में करते हैं, यानी कि 1921 में करते हैं। और किससे करते हैं? एलिजाबेथ हेडली रिचर्डसन से करते हैं। दूसरी शादी एक किससे करते हैं? 1927 में पाउलिन फाइफर। क्या लिखा है? इसे पी साइलेंट रहता है, इसका ध्यान बनाए रखना। पाउलिन फाइफर बोलते हैं, ठीक है। और ये कब होती है? 1927 में। लेकिन तीसरी शादी 1940 में करते हैं। किसके साथ करते हैं? ये मार्था गेलहॉर्न के साथ करते हैं। ये 1940 में होती है। और अगर हम 1946 में बात करें तो किसके साथ होती है? मैरी बेल्स हमिंगबे के साथ होती है। तो ये टोटल 4 शादियां होती हैं। पहली एलिजाबेथ हेडली रिचर्डसन के साथ में, दूसरी पाउलिन फाइफर के साथ में, और तीसरी मार्था गेलहॉर्न के साथ में, और चौथी मैरी बेल्स हमिंगबे के साथ में। अगर हम ऑनर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए, तो पुलित्जर प्राइज की अगर बात करें फिक्शन के लिए 1953 में दिया गया। मतलब ये हुआ कि 1953 में इनको फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज मिला और 1954 में लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अब हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट होते हैं। मतलब वे एक अमेरिकी उपन्यासकार और पत्रकार थे, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा अर्नेस्ट मिलर हमिंगबे के बारे में कि 21 जुलाई 1899 को ओक पार्क इलिनॉइस में इनका जन्म होता है। मृत्यु 2 जुलाई 1961 को कैचम इडाहो में होती है। ये एक नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट होते हैं। पुलित्जर प्राइज इनको फिक्शन के लिए 1953 में मिलता है और लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज इनको 1954 में मिलता है। और ये डेट आपको ध्यान बनाए रखना है। इनका एजुकेशन ओक पार्क और रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल में होता है। 4 स्पाउसेस होती हैं। मेजर आइडेंटिटी इनकी ये है कि ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट थे, ठीक है ना। अब हम किसकी बात करते हैं? इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दी टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, जो कि 1926 में आया है। ये जो नॉवेल है ना, टोरेंट ऑफ स्प्रिंग, ये हमिंगबे का पहला प्रकाशित नॉवेल है, यानी कि फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल है। और इसे शेरवुड एंडरसन के उपन्यास डार्क लाफ्टर की पैरोडी माना जाता है। ये मोस्ट कहीं नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि यही सब चीजें आपकी पूछी जाती हैं। ये किसकी पैरोडी मानी जाती है? तो एक शेरवुड एंडरसन नाम के राइटर थे, उन्होंने डार्क लाफ्टर करके लिखा था, उसकी पैरोडी माना जाता है, ठीक है। दी टोरेंट ऑफ स्प्रिंग, तो क्या पैरोडी ऑफ शेरवुड एंडरसन। अब हम किसकी बात करते हैं? फियास्टा की बात करते हैं, जिसका दूसरा नाम दी सन आल्सो राइजेज है, जो कि 1926 में आया है। इसमें एक्चुअली जो प्रमुख पात्र होते हैं, मेन पार्क होते हैं, मेन कैरेक्टर होते हैं, वो जैक बार्न्स और लेडी ब्रेट एसली दिखाई जाती हैं। ये लॉस्ट जनरेशन को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो इतना बस ध्यान बनाए रखना। पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि पेरिस और स्पेन और लॉस्ट जनरेशन, ये सब चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। फेयरवेल टू आर्म्स की बात करते हैं, 1929 में आती है। इसमें फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले की प्रेम कहानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की पृष्ठभूमि में, यानी कि बैकग्राउंड में दिखाई जाती है। तो इसमें युद्ध प्लस लव की कहानी दिखाई जाती है, ठीक है। अगला टू हैव एंड हैव नॉट 1937 में आता है। इसका प्रमुख पात्र जो होता है वो हैरी मॉर्गन होता है। और उपन्यास आर्थिक असमानता और सामाजिक संघर्ष को प्रस्तुत करता है इसमें, यानी कि जो दिखाया जाता है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिखाई जाती है और सोशल स्ट्रगल दिखाया जाता है इस नॉवेल के अंदर। अगला
थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, फार होम द बेल टोल्स की बात करेंगे जो कि 1940 में आया है और इंपॉर्टेंट नॉवेल है, ध्यान बनाए रखना। इसमें रॉबर्ट जॉर्डन की कहानी स्पेनिश सिविल वॉर की पृष्ठभूमि पर आधारित ये पूरा का पूरा नॉवेल है। तो एग्जाम पॉइंट में ध्यान रखना, इस नॉवेल के अंदर स्पेनिश सिविल वॉर दिखाया जाता है और इसका मुख्य हीरो जो है वो रॉबर्ट जॉर्डन होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, 1950 की बात कर लेते हैं। इसका जो मुख्य पात्र होता है वो कर्नल रिचर्ड कैंटबेल दिखाया जाता है और कहानी मुख्यतः वेनिस में घटित होती है, ठीक है। वेनिस में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। द ओल्ड मैन एंड द सी, 1952, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। इसमें सेंटियागो नामक एक बूढ़ा मछुआरे के संघर्ष की कहानी दिखाई जाती है और इसके प्रमुख थीम जो होती है वो कैरेज है, इंडोरेंस है या डिग्निटी दिखाई जाती है बेसिकली। तो इसमें सेंटियागो और एक मछली मार्लिन दिखाई जाती है, स्ट्रगल होता है। और इसी नॉवेल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपना कहीं डायरी में नोट करना है कि इसी नॉवेल के लिए इनको क्या मिलता है, पुलित्जर प्राइज मिलता है 1953 में और इसी नॉवेल के लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1954 में, ठीक है। अगला आइलैंड इन द स्ट्रीम की बात करते हैं, 1970 में ये आया है और ये हमिंगबे की मृत्यु के बाद प्रकाशित यानी कि पोस्टमसली पब्लिश्ड, जो मरणोपरांत नॉवेल पब्लिश होते हैं उनको हम कहते हैं। तो ये भी इनके मरने के बाद ये नॉवेल पब्लिश किया गया था। तो पोस्टमस पब्लिकेशन इसका 1970 होगा और इसका जो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है वो 3 पार्ट में दिखाया जाता है। द गार्डन ऑफ ईडन देख लो, 1986 में ये आया है गार्डन ऑफ ईडन। ये भी हमिंगबे की मृत्यु के बाद जो है पब्लिश हुआ है, ठीक है। इसलिए ये भी पास्थोमस नॉवेल है, ठीक है। और इसमें डेविड बॉर्न करके जो है वो मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। अगला ट्रू एट फर्स्ट साइट की बात कर लेते हैं जो कि 1999 में आया है। ये हमिंगबे की मृत्यु के बाद ये भी प्रकाशित हुआ, यानी कि इसको भी हम पास्थोमस वर्क कहेंगे इनका। और इसमें उनका जो अफ्रीकन सफारी एक्सपीरियंस होता है इसका प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। ये एक प्रकार का मेमोर कह लो, मेमोर लाइक वर्क है, ठीक है, स्मृति पर आधारित वर्क है। दूसरा अंडर कैलिमेंजारो की बात करते हैं जो कि 2005 में, और इसमें हमिंगबे के अफ्रीकन एक्सपीरियंस से संबंधित मरणोपरांत जो है पब्लिश किया गया वर्क है। तो ठीक है, अफ्रीका कैलिमेंजारो पास्थोमस नॉवेल है, 2005 में ये आया है। बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हम शॉर्ट स्टोरीज की बात कर लेते हैं, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज। अभी हम डिटेल से भी चलेंगे, देखो शॉर्टकट मत अपनाइएगा। मैं चाहूं तो 10 से 15 या 20 मिनट में इनकी बायोग्राफी को खत्म कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं क्या करूंगा, इनके जो वर्क नेम है खाली पढ़ दूंगा और उनकी पब्लिशिंग डेट बता दूंगा, लेकिन थोड़े अच्छा पॉइंट भी समझते चलिए। हमने क्या बताया, शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स की बात करते हैं जो कि 1923 में आई हैं और ये हमिंगबे के शुरुआती जो पब्लिश हुए वर्क थे उनमें से एक मानी जाती है। 3 स्टोरीज प्लस 10 पोएम्स इसके अंदर दिखाई जाती हैं, ठीक है। 1923 में आया है, अर्ली वर्क है इसका। ऑन आवर टाइम जो है 1924 में आया और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी में लिखिएगा। इन आवर टाइम, इन आवर टाइम की बात करते हैं 1924। ये जो हमिंगबे का है ना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन माना जाता है, जिसमें निक एडम से संबंधित कहानियां भी शामिल की गई हैं, ठीक है, निक एडम से संबंधित। आगे हम लोग बात करेंगे मैन विदाउट वुमेन, ये 1927 में शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है और ये हमिंगबे का भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन माना जाता है। इसमें टोटल 14 स्टोरीज शामिल हैं, ठीक है। इसमें लोनलीनेस जो थीम्स होती है ना 14 स्टोरीज की, तो आप पढ़ोगे इनकी स्टोरीज को तो इसमें लोनलीनेस आपको अकेलापन दिखेगा, मस्कुलिनिटी दिखेगी, रिलेशनशिप्स दिखेंगे, ये सब। बेनर टेक्स नथिंग 1933 में आता है। और अगर हम ये बात करें, इस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की बात करें तो टोटल इसमें 49 स्टोरीज हैं, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है, द स्नो ऑफ कैलिमेंजारो 1936 में आता है और ये भी हमिंगबे की प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें हैरी नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है और ये कहानियां अफ्रीका के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अगला फिफ्थ कॉलम एंड दी फर्स्ट 49 स्टोरीज की बात करें 1938 में है। ये इसमें प्ले द फिफ्थ कॉलम के साथ 49 स्टोरीज का कलेक्शन है, 1938 में ये आता है, ठीक है। तो एक तो फिफ्थ कॉलम प्ले हो गया और दूसरा इसमें 49 स्टोरीज इंक्लूड की गई हैं। मैन एट बार की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। मैन एट बार की बात कर लेते हैं, ये एक एंथोलॉजी ऑफ बार स्टोरीज पर है और ये 1942 में आती है, ठीक है। हमिंगबे की अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन नहीं है, बल्कि इनके द्वारा एडिटेड एंथोलॉजी ऑफ बार स्टोरीज है ये। दूसरा हम बात करते हैं फिफ्थ कॉलम एंड दी 4 स्टोरीज ऑफ द स्पेनिश सिविल वार। अब ये कब आती है,
1969 में आती है। इसमें द फिफ्थ कॉलम एंड स्पेनिश सिविल वार से संबंधित 4 स्टोरीज को शामिल किया गया है। 1969 में आता है, इसमें से स्पेनिश सिविल वार को डिस्कस किया गया है। ठीक है, अगला द निक एडम स्टोरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। निक एडम स्टोरीज 1972 में आती हैं। हमिंगबे का शॉर्ट फिक्शन का व्यापक कंप्लीट कलेक्शन इसको माना जाता है। तो इसमें जो पूछा जाता है, इसका डेट पूछ लिया जाएगा, ये कब आया, तो 1987 में, 1987 में आया है। कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, और मेजर कलेक्शन माना जाता है इनका। ये हो गया कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी ऑफ अर्नेस्ट हमिंगबे। ठीक है, अगला हम किसकी बात करते हैं, निक एडम स्टोरीज 1972, ये बता दिया था हमने। ठीक, अगला एक और समझ लो, यहीं पर बोला गया एवरी मैन्स स्टोरी सॉरी लाइब्रेरी द कलेक्टेड स्टोरीज 1955। एवरी मैन्स लाइब्रेरी, ये हमिंगबे का एक कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज का एक महत्वपूर्ण एडिशन माना जाता है, और ये 1995 में आया है। ठीक है, 1995 में। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, और एवरी मैन्स लाइब्रेरी करके ये है। तो क्या क्या पूछा जाता है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वर्क हैं शॉर्ट स्टोरीज में, जो आपको पढ़ना है, वो इन आवर टाइम 1924 में, जिसमें आपको कैरेक्टर ध्यान बनाए रखना है निक एडम्स को। मैन विदाउट वुमेन 1927 में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। बिनर टेक्स नथिंग 1933 में, ये भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। दी स्नोज ऑफ कैलिमेंजरो 1936 में है, जिसमें हैरी प्लस अफ्रीका की कहानी होती है। दी फिफ्थ कॉलम एंड फर्स्ट 49 स्टोरीज 1938 में आता है, जिसमें 49 स्टोरीज और प्लस में दी फिफ्थ कॉलम। अगला दी निक एडम स्टोरीज 1972 में, मैन एट बार 1942 में। तो ये मैन एट बार जो है बार स्टोरी एंथोलॉजी है, जो कि हमिंगबे के द्वारा एडिट की गई थी। अब मैं इनके कुछ नॉन फिक्शन की वर्क की बात कर लेता हूं। देखो कौन कौन से हमारे नॉन फिक्शन है। डेथ इन द आफ्टरनून की बात करते हैं, 1932 में आता है। ये स्पेनिश बुल फाइटिंग पर आधारित नॉन फिक्शन वर्क है, और इसमें हमिंगबे ने, जो हमिंगबे होते हैं, उन्होंने बुल फाइटिंग की परंपरा और उनकी जो कला होती है, संस्कृति होती है, उसकी चर्चा इसके अंदर की गई है। ये एक नॉन फिक्शन वर्क है, ध्यान बनाए रखना। 1932 में आता है। बुल फाइटिंग और स्पेन, ये सब चीजें आप जैसे ही नजर आए तो इसी वर्क पे जाएंगे। अगला एक इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है नॉन फिक्शन में, 1935 में आया, जिसका नाम है द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। यह हमिंगबे का अफ्रीकन सफारी एक्सपीरियंस पर आधारित एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है। ठीक है, अगला हमिंगबे द वाइल्ड ईयर्स 1962, ये हमिंगबे के जीवन के शुरुआती और एडवेंचरस वर्षों से संबंधित एक बायोग्राफिकल वर्क है। तो 1962 में आता है, ये बायोग्राफी है, और हमिंगबे का अर्ली यानी कि वाइल्ड ईयर्स जो होते हैं उस पर आधारित ये वर्क माना जाता है। चलो दी मूवेबल फीस्ट की बात कर लेते हो 1964 में, और इसको भाई इंपॉर्टेंट लगाओ मेरी तरफ से। मूवेबल फीस्ट 1964 में, ये इनका मेमोर है। ठीक है, हमिंगबे का प्रसिद्ध मेमोर, मेमोर को कहते हैं संस्मरण, और इसमें पेरिस इन दी 1920 के जो उनके अनुभव थे उनका वर्णन किया गया है। जब ये पेरिस में थे 1920 में के दशक में, तो उस समय पेरिस में रह करके जो भी इन्होंने एक्सपीरियंसेस किए थे, जो भी अनुभव किए थे, उन सब चीजों को दी मूवेबल फीस्ट के अंदर दर्शाया है। ठीक है, 1964 में आया है। अगला हम बात करते हैं बाई लाइन अर्नेस्ट हमिंगबे 1967। जरा इसको देखो, इसमें हमिंगबे के जर्नलिस्टिक राइटिंग और उनके जो न्यूज़पेपर थे, मैगजीन आर्टिकल्स थे, उनका कलेक्शन आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, अगला अर्नेस्ट हमिंगबे कैब रिपोर्टर। अब इसमें क्या होता है कि जो अर्नेस्ट हमिंगबे होते हैं, इनका भी जो शुरुआती स्टार्टिंग का जर्नलिस्टिक कैरियर होता है, कैब रिपोर्टर यानी कि नवोदित पत्रकार जिनको हम कहते हैं, के रूप में उनके अनुभवों से संबंधित है। तो अर्ली कैरियर की बात करेंगे, जर्नलिज्म और रिपोर्टर की बात करेंगे इस वर्ग में। अगला हम बात किसकी करते हैं, अर्नेस्ट हमिंगबेज सिलेक्टेड लेटर्स 1917 टू 1961। तो इसमें हमिंगबे द्वारा लिखे गए जो चयनित पत्र होते हैं, यानी कि सिलेक्टेड लेटर्स होते हैं, उनको शामिल किया गया है, जो उनके जीवन और साहित्यिक संबंधों की जानकारी देते हैं। 1917 से 1961। ठीक है, द डेंजरस समर की बात कर लेते हैं 1985 में। डेंजरस समर की बात करते हैं 1985, ये स्पेनिश बुल फाइटिंग पर आधारित वर्क है, और हमिंगबे के स्पेन में बुल फाइटिंग राइवलरी में रुचि को प्रस्तुत करता है इसके अंदर। तो 1985 बुल फाइटिंग स्पेन नॉन फिक्शन वर्क, ये सब ध्यान बनाए रखना। अगला डेट लाइन टोरेंटो। अगर हम डेट लाइन
टोरंटो की बात करते हैं, ये भी 1985 में आया है और ये हमिंगबे के जर्नलिस्टिक राइटिंग का संग्रह है, विशेष रूप से उनके जो टोरंटो स्टार से जुड़े हुए लेख थे उनकी बात करता है। तो डेथ इन, अब आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझिए। नॉन फिक्शन में आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है। डेथ इन द आफ्टरनून आपको पढ़ना है, 1932 में आया है, बुल फाइटिंग की बात होती है। द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935 में आया है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, अफ्रीका सफारी, ये सब चीजें चर्चा में रहती हैं। मूवेबल फीस्ट 1964 में मेमोर है। पेरिस इन 1920 की चर्चा होती है, बाय लाइन अर्नेस्ट हमिंगवे 1967 में जर्नलिस्टिक राइटिंग है। डेंजरस समर 1985 में बुल फाइटिंग इन स्पेन की चर्चा है और डेडलाइन टोरंटो 1985 में जर्नलिज्म टोरंटो स्टार का जिक्र होता है। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करते हैं, ठीक है। इनके फादर की बात कर, थोड़ा सा शुरुआती समझते हैं कि हिज फादर, जिनका नाम क्या होता है, क्लेरेंस एडमंड हमिंगबे होता है और जो कि पेशे से क्या होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं। और इनकी माता का नाम होता है ग्रेस हॉल हमिंगबे, जो कि पेशे से एक संगीतकार होती हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना, इनके जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, और इनकी जो माता ग्रेस हॉल हमिंगबे होती हैं वो कौन होती है, म्यूजिशियन होती हैं। अगला, अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं तो अब किसकी चर्चा कर लेंगे, फ्रॉम 1930 until 1970 Hemingway attended Oak Park and River Forest High School under the pen name Ringlander Jr. अब दो चीजें यहां पर आपको समझना है कि 1913 से लेकर के 1917 तक हमिंगवे ने ओक पार्क और रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल, ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में रिंग लार्डनर जूनियर नाम से लेखन किया था। उस समय इन्होंने किस नाम से ये लेखन कर रहे थे, फिर से रिपीट कर दे, ऐसा इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं, अपने पेन नाम से ये लेखन करते थे और इनका पेन नाम क्या था, लिंग लार्डनर जूनियर। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट हमारा किसकी बात करते हैं कि ही कंट्रीब्यूटेड टू दी, किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ट्रेपीज में एंड द टैबुला में, दो चीजों में। यानी कि उन्होंने स्कूल के समाचार पत्र और एक वार्षिक पत्रिका थी जिसका नाम था ट्रेपीज, ट्रेपीज एक समाचार पत्र का नाम था, और जो वार्षिक पत्रिका थी टैबुला, उसमें भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान दिया। उनकी पहली प्रकाशित रचना, जो उनकी फर्स्ट पीस पब्लिश्ड इन जनवरी 1916, यानी कि 1916 में पहली प्रकाशित रचना आई थी, जो शिकागो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के स्थानीय प्रदर्शन के बारे में थी। तो दो चीजें यहां पर आपको अंडरलाइन कर देते हैं कि इनकी जो पहली प्रकाशित रचना जो जनवरी 1916 में आई थी और जिसको शिकागो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के स्थानीय प्रदर्शन के बारे में ये लिखी गई थी, ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अगला पॉइंट है हमारा, 1917 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल। 1917 में इन्होंने क्या करा, ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके बाद में ही ऑप्टेड नॉट टू गो टू कॉलेज एंड इंस्टीड टुक अ जॉब एज अ क्लब रिपोर्टर फॉर द कैंसास सिटी स्टार न्यूज़पेपर। दो चीजें यहां पर नोट करने वाली हैं कि जब इन्होंने स्नातक कर लिया, इसके बाद कॉलेज जाने के बजाय कैंसस सिटी स्टार समाचार पत्र में क्लब रिपोर्टर की नौकरी इन्होंने कर ली। तो दो चीजें मैं कहूं तो अंडरलाइन कर लूं, एक कौन सा आपको याद करना है, कैंसस सिटी स्टार को याद बनाए रखना है, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है और क्लब रिपोर्टर के रूप में इन्होंने इसमें काम किया था आफ्टर ग्रेजुएशन। अगला हम बात करते हैं 30 अप्रैल 1918 की। अब 30 अप्रैल 1918 को क्या होता है, इन्होंने समाचार पत्र की नौकरी छोड़ दी और वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए यूएस आर्मी यानी कि अमेरिकी सेना में शामिल होने का प्रयास किया। कब इन्होंने ये काम किया, नौकरी छोड़ी 1918 में, 30 अप्रैल 1918 में, और इसके बाद यूएस आर्मी में इन्होंने ज्वाइन करने का प्रयास किया। ताकि अब क्यों किया, ताकि ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो है वो लड़ सके। लेकिन होता क्या है, द आर्मी रिजेक्टेड हिम बिकॉज ऑफ पुअर आईसाइट, सो ही वॉलंटियर्ड एज अ ड्राइवर विद द रेड क्रॉस एम्बुलेंस क्रॉप्स। ये कहीं पर नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को। अब जब इनको जो है यूएस अमेरिकी में यानी कि यूएस आर्मी में शामिल नहीं किया गया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि कमजोर दृष्टि के कारण इनकी जो आई साइट थी वो बहुत ज्यादा वीक थी, ठीक है, सेना ने इनको अस्वीकार कर दिया। तो इन्होंने क्या करा कि एक रेड क्रॉस एम्बुलेंस कॉर्प्स के चालक के रूप में स्वयं सेवा देना शुरू कर दिया, यानी कि
ये ड्राइवर बन गए, एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए। अगला पॉइंट है हमारा, जरा समझो, 8 जुलाई 1918 में, अब क्या होता है, 8 जुलाई 1918 को, while passing out supplies to the soldiers in Italy, हमिंगबे was seriously injured। 8 जुलाई 1918 को इटली में सैनिकों को सामान पहुंचाते समय हमिंगबे जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब ये सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घायल हो जाती हैं, ही असिस्टेड इटालियन सोल्जर्स टू सेफ्टी, फॉर विच ही रिसीव्ड द इटालियन सिल्वर मेडल फॉर ब्रेवरी। अब क्या होता है, इनको इटालियन सैनिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहायता की इन्होंने। ये घायल हो गए लेकिन फिर भी इटालियन सोल्जर्स को इन्होंने सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया, और इसके लिए इनको क्या मिलता है, इटालियन सिल्वर गोल्ड मेडल ऑफ ब्रेवरी प्रदान किया जाता है। मिलान के एक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते समय इनको क्या होता है, एग्नेस वान क्यूरेस्की नामक रेड क्रॉस नर्स होती है, उससे क्या हो जाता है, इनको प्रेम हो जाता है। तो 3-4 चीजें यहां पर नोट डाउन कर लो। एक तो इनको ब्रेवरी के लिए ये गोल्ड मेडल मिलता है। दूसरा, जब ये क्या कर रहे होते हैं, वहां पर मिलान में इनका इलाज चल रहा होता है हॉस्पिटल में, तब इनको प्यार हो जाता है एग्नेस वॉन क्यूरेस्की से, ठीक है, जो कि क्या होती है, और जो एग्नेस वॉन होती है वो रेड क्रॉस नर्स होती है, इन्हीं से इनको लव हो जाता है। अगला जनवरी 1919 की चर्चा कर लेते हैं। ही रिटर्न टू द यूनाइटेड स्टेट। अब ये यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका वापस लौट आए 1919 में। मार्च में एग्नेस ने उन्हें पत्र लिखकर बताया कि उनकी सगाई जो है वो एक इटली के ऑफिसर के साथ हो गई है, यानी कि इटालियन ऑफिसर के साथ हो गई है। कब बताया ये बात, मार्च में। किसने, एग्नेस ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके इनको बता दिया कि ही हैड बिकम एंगेज टू एन इटालियन ऑफिसर। और जैसे ये बात इन्होंने सुनी, इनका तो दिल टूट गया भाई साहब, ही वाज हार्ट ब्रोकन। इससे इनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा, ठीक है। अगला हम किसकी बात करते हैं, इन 1920 की चर्चा कर लेते हैं। ही मूव टू टोरंटो। अब ये क्या करते हैं, 1920 में ये टोरंटो ओंटारियो चले गए। कहां चले गए, टोरंटो ओंटारियो। अब जब ये टोरंटो स्टार, ये एक समाचार पत्र होता है वहां पर, जब ये टोरंटो अरे यार, टोरंटो ओंटारियो, जब ये वहां पहुंच जाते हैं 1920 में, तो वहां पर एक समाचार पत्र होता है जिसका नाम होता है टोरंटो स्टार। अंडरलाइन भी करता चलूं, वहां पर एक टोरंटो स्टार एक न्यूज़पेपर होता है जिसमें ये क्या कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं एक रिपोर्टर की, ठीक है। उसी वर्ष क्या करते हैं, ये शिकागो चले जाते हैं। दिस सेम ईयर ही मूव टू शिकागो। अब जब शिकागो चले गए, वहां पर इनकी मुलाकात होती है, एक नॉवलिस्ट होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, जिनका नाम होता है शेरवुड एंडरसन। क्या नाम होता है, शेरवुड एंडरसन, एंड वर्कड एज एन एसोसिएट एडिटर ऑफ द मंथली जर्नल कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ। अब जब शेरवुड अंडरवुड से इनकी अंडरवुड, भाई कभी कभी अगर कुछ गलत मुंह से निकल जाए तो लिखा सही होगा, ठीक है, उसके लिए माफ करते चलना। तो मैं कहां पर था, कि जहां उनकी मुलाकात एक नॉवलिस्ट होते हैं शेरवुड एंडरसन, ठीक है, उनसे होती है। और उन्होंने तब क्या करते हैं, एक मासिक पत्रिका होती है जिसका नाम होता है कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ, उसके सहायक संपादक के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझनी थी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ऑन 3 सितंबर 1921 में, अब क्या होता है कि 3 सितंबर 1921 को इन्होंने एलिजाबेथ हेडली रिचर्डसन से विवाह कर लेते हैं। यही बात हमने शुरुआत में भी बताई थी कि इन्होंने टोटल 4 शादियां की थी। इसका मतलब बड़े रसिक मिजाज के रहे होंगे। बताओ, 4 शादियां करते हैं, कितना ओपनली माइंड है। 3 सितंबर 1900, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा नहीं सोचिएगा, हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक शादी, ठीक है, उसी को जीवन भर निभाना आपकी जिम्मेवारी है। और एक हमसफर बहुत अच्छा, बस हमसफर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 4-4, 5-5 शादियां करो, शादी एक ही बेहतर है, लेकिन जिससे भी आपकी शादी हो वो हमसफर बेहतरीन होना चाहिए, आपको समझने वाला होना चाहिए। तो 3 सितंबर 1921 को उन्होंने क्या करते हैं, ये एलिजाबेथ हेडली रिचर्डसन से क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। इसके बाद वे पेरिस फ्रांस यहाँ चले जाते हैं, कहाँ, पेरिस जाते हैं और फ्रांस, और वर्कड एज काम करने लगते हैं अ फॉरेन करस्पॉन्डेंट फॉर द टोरंटो स्टार। और ये टोरंटो स्टार में, यानी कि
जो टोरंटो स्टार होता है न्यूज़पेपर, उसमें विदेशी संवाददाता के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डेंट का मतलब होता है संवाददाता, तो एक फॉरेन करस्पॉन्डेंट के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं किसमें, टोरंटो स्टार, यानी कि विदेशी संवाददाता के रूप में। अब अगला 1923 में हिज फर्स्ट बुक 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स वाज पब्लिश्ड। अब क्या होता है कि 1923 में इनकी जो पहली पुस्तक होती है जिसका नाम होता है 3 स्टोरीज एंड 10 बुक्स 10 पोएम्स, उसको प्रकाशित किया जाता है और ये 1923 में ये इनकी फर्स्ट बुक होती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोला गया है 1925 में इन आवर टाइम्स प्रकाशित होती है। ठीक है, 1925 में इन आवर टाइम्स जो है वो प्रकाशित होती है और इसमें मिशिगन में स्थापित कई युद्ध कथाएं जो हैं सम्मिलित की गई थी। तो ध्यान बनाए रखना, जो इन आवर टाइम था इसके अंदर मिशिगन अबाउट द मैच्योरेशन ऑफ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर नेम्ड निक एडम एंड कंक्लूडिंग विद बिग टू हार्टेड रिवर। सारी चीजें समझ लो। इनका एक वर्क का नाम है जो कि 1925 में पब्लिश होता है और इसके अंदर मिशिगन में स्थापित कई युद्ध कथाएं जो हैं वो सम्मिलित की गई थी। मिशिगन पर आधारित युद्ध कथाएं थी, जो निक एडम्स नामक एक अर्ध आत्मकथात्मक कह सकते हो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पात्र के परिपक्व होने की कहानी को प्रस्तुत करता है। संग्रह का जो समापन होता है वो बिग टू हार्टेड रिवर कहानी से होता है, यानी कि इसका अंतिम जो स्टोरी है वो कौन सी है, बिग टू हार्टेड रिवर करके है, किसका, इन आवर टाइम का। 1926 में अगर हम बात करें तो इनका फर्स्ट नॉवेल आता है और इनका पहला नॉवेल कौन सा है, द सन आल्सो राइजेस। ठीक है, ये इनका पहला उपन्यास है। ये कब पब्लिश होता है, 1926 में पब्लिश होता है। ये युद्ध के बाद की जो है, जो एक्सपेट्रेट जनरेशन है, यानी कि जो प्रवासी पीढ़ी की कहानी दिखाई जाती है। तो दो चीजें देखो आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, एक तो आपको क्या ध्यान बनाए रखना है कि ये पहला नॉवेल है इनका, 1926 में आया है और उसका नाम है द सन आल्सो राइजेस। 1927 में चलते हैं हम लोग। 1927 में डाइवोर्स एंड सेकेंड मैरिज की बात कर लेते हैं। 4 अप्रैल को, यानी कि 4 अप्रैल 1927 में इन्होंने एलिजाबेथ हेडली को तलाक दे दिया। तो एलिजाबेथ हेडली से इनका तलाक कब होता है, 4 अप्रैल 1927 को डाइवोर्स हो जाता है। 1 मंथ लेटर ही मैरिड। अब 1 महीने के बाद इन्होंने एक फैशन लेखिका थी जिनका नाम था पॉलिन फाइफर, ठीक है, उससे विवाह कर लेते हैं। ठीक है, फैशन राइटर होती हैं। सेम ईयर सा पब्लिश्ड, और उसी साल इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन होता है मैन विदाउट वुमेन, उसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसी साल। तो मैन विदाउट मैन जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनका कब आता है, 1927 में, और इसी साल इनकी दूसरी शादी भी होती है। अगला 1928 की बात करते हैं। तो 1928 में हमिंगवे और पॉलिन ने पेरिस छोड़ करके की बेस्ट फ्लोरिडा में निवास करने लगते हैं। तो दो चीजें नोट कर लो, 1928 में ये क्या करते हैं, दोनों लोग पेरिस छोड़ देते हैं और ये की बेस्ट फ्लोरिडा चले जाते हैं। इसके बाद 6 दिसंबर को इनके पिता की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि ऑन 6 दिसंबर हिज फादर किल्ड हिमसेल्फ विद अ रिवॉल्वर। अच्छा, जो इनके पिता होते हैं, इनके पिता की भी मृत्यु जो है वो सुसाइड कर लेते हैं और रिवॉल्वर से ही, ये खुद भी अपने आप को सर पे शूट कर लेते हैं और इनके पिता भी। ठीक है, दोनों लोग सुसाइड करते हैं। 19, अब हम किसकी चर्चा करेंगे, 1929 की बात करेंगे। इसमें एक बना नहीं है, 929 लिख गया है तो इसे सही कर लेना। 1929 में क्या होता है, अब फेयरवेल टू आर्म्स आती है। ठीक है, पब्लिश होती है और ये नॉवेल जो है वो लव एंड वार इन इटली ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। 3-4 चीजें कहीं पर नोट कर लो। 1929 में फेयरवेल टू आर्म्स को पब्लिश कराया गया और इसके अंदर प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इटली में प्रेम और युद्ध पर आधारित पूरी की पूरी कहानी फेयरवेल टू आर्म में दिखी गई है। अगला 1932 की चर्चा करें तो इसमें बुल फाइटिंग पर आधारित इनकी एक पुस्तक थी, डेथ इन द आफ्टरनून, इसको प्रकाशित किया गया था 1932 के अंदर। ठीक है, बुल फाइटिंग पर आधारित है और इसका नाम क्या है, डेथ इन द आफ्टरनून बुक का नाम है इनकी। अगला हम बात करते हैं 1933 की। अगर हम 1933 में जाएं तो सरल सी बात पहले ये समझना है
कि इन्होंने एक बिनर टेक नथिंग प्रकाशित किया था, ठीक है, 1933 में ही पब्लिश्ड एक वर्क था जिसका नाम था बिनर टेक नथिंग। और ये वर्क किस पर आधारित था? अ बुक ऑफ स्टोरीज इंक्लूडिंग, और इसके अंदर क्या क्या, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जैसी कहानियों को शामिल किया गया था, ठीक है। अगला एक कहानी का नाम है अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, फिर कहीं कुछ और समझ लो, ठीक है। ये एक कहानी स्टोरी का नाम है, और ये स्टोरी किसके अंदर आई थी? बिनर टेक नथिंग जो बुक थी स्टोरीज की, उसके अंदर इसको रखा गया था। ही वेंट ऑन सफारी टू अफ्रीका, इसके बाद वे अफ्रीका के सफारी पर गए और उन्होंने अफ्रीकी अनुभव, उनकी उनके अफ्रीकी अनुभव पर आधारित दो लंबी कहानियां हैं, द स्नोज ऑफ कैलिमेंजरो और दूसरी है द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकाम्बर, ठीक है। दोनों को हम अंडरलाइन कर देते हैं। पहली शॉर्ट स्टोरी का नाम है द स्नोज ऑफ कैलिमेंजरो और दूसरी शॉर्ट स्टोरी का नाम है द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मकाम्बर, और ये दोनों पब्लिश हुई हैं 1936 में। और ये किस पर आधारित है? इनके अफ्रीकी अनुभव पर आधारित दोनों लंबी कहानियां हैं और दोनों फेमस हैं, ठीक है। अगला ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका की बात करेंगे जो कि 1935 में आई है। एन अकाउंट ऑफ हिज एडवेंचर्स ऑन अ सफारी। जब हम द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान बनाए रखना है कि ये 1935 में पब्लिश हुई है, जिसमें अफ्रीकी सफारी के दौरान उनके जो रोमांचक अनुभव थे, एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस थे, उनका इसके अंदर वर्णन किया गया है, ठीक है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका। अगला हम बात करते हैं 1937 अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि 1937 में ही सर्व्ड एज अ वार करस्पॉन्डेंट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वार। क्या करते हैं 1937 में इन्होंने क्या करा कि स्पेनिश सिविल वार के दौरान जो वार करस्पॉन्डेंट होते हैं यानी कि युद्ध संवाददाता के रूप में इन्होंने काम किया। किसमें काम किया? स्पेनिश सिविल वार में। कब काम किया? 1937 में। और इसी साल क्या होता है, द सेम ईयर ही पब्लिश्ड पॉलिटिकल हिज पॉलिटिकल नॉवेल टू हैव एंड हैव नॉट। बस यही चीज नोट कर लीजिएगा कि 1937 में ही इनका एक राजनीतिक नॉवेल होता है जिसका नाम होता है टू हैव एंड हैव नॉट, इसको पब्लिश करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे, 1939 की बात कर लेते हैं, बल्कि कहीं कहीं ये 1938 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है इस डेट को लेकर के। 1939 में ही पब्लिश्ड फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज। क्या होता है? फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज को पब्लिश कराया जाता है कब? 1938 में। जो फिफ्थ कॉलम जो स्पेन का युद्ध होता है उस पर आधारित इनका एकमात्र फुल लेंथ प्ले था। तो ये अब इसमें हमने शुरुआत में ही जब आपको बता रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि ये जो फिफ्थ कॉलम नाम है ये इनके एक फुल लेंथ प्ले का नाम है, ठीक है, जिसमें क्या करा गया है, स्पेन में युद्ध की कहानी को वर्णन किया गया है। अब हम 1940 की बात कर लेते हैं। 1940 में क्या करते हैं, ये शादी कर लेते हैं, और किससे शादी कर लेते हैं? मार्था गैलहॉर्न से शादी कर लेते हैं। इसके बाद में उसी साल ये पब्लिश कराते हैं अपना एक नॉवेल जिसका नाम होता है फॉर होम द बेल टोल्स, ठीक है। तो दो तीन चीजें आप अभी अभी नोट कर लीजिए। 1940 में इन्होंने एक लेखिका होती हैं मार्था गेलहॉर्न, उससे विवाह करते हैं और फार होम द बेल टोल्स पब्लिश करवाते हैं 1940 में ही। ये उनका बेस्ट सेलिंग नॉवेल यानी कि सर्वाधिक बिकने वाला उपन्यास होता है, जो स्पेनिश सिविल वार में पक्ष रॉयलिस्ट पक्ष होता है, रॉयल की ओर से लड़ने वाले जो गोरिल्ला के एक समूह की कहानी पर पूरा का पूरा आधारित है। तो यही बात यहाँ पर बेस्ट सेलिंग नॉवेल है, और इसमें बैंड ऑफ गोरिल्ला फाइटिंग ऑन द रॉयलिस्ट साइड इन द स्पेनिश सिविल वार। अगला हम बात करेंगे 1942 की। 1942 में क्या होता है कि आउटफिटेड हिज बोट पिलार। अब क्या होता है कि 1942 में इन्होंने अपनी एक नाव होती है जिसका नाम ये रखते हैं पिलार। पिलार नाम होता है इनकी नाव का, मैं अंडरलाइन कर दूं कहीं कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये इनकी एक बोट का नाम होता है। को कैरिबियन क्षेत्र में जर्मन पनडुब्बियों की तलाश के लिए तैयार किया। अब इन्होंने क्या करा, जो जर्मन सबमरीन होती हैं, सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, और कैरिबियन, तो यहां पर
जो पिलार को किस लिए तैयार किया गया था, पिलार इनकी जो नाव का नाम था, कैरिबियन क्षेत्र में जर्मन पनडुब्बियों की तलाश के लिए तैयार किया गया था कि कैसे तलाश है जर्मन पनडुब्बियों को, तो ये पिलार से तलाशते थे, पिलार इनकी नाव थी। यद्यपि उन्होंने किसी पनडुब्बी पर कभी भी कोई गोली नहीं चलाई, दो ही नेवर फायर्ड एट वन, यानी कि जितनी भी पनडुब्बियां थी उन पर किसी पर भी इन्होंने किसी भी तरीके से कोई गोली नहीं चलाई। द मिलिट्री स्टिल अवार्डेड हिम अ ब्रॉन्ज स्टार फॉर हिज सर्विस इन 1947। अब क्या होता है, फिर भी उनकी सेवा के लिए अमेरिकी सेना ने 1947 में उन्हें ब्रॉन्ज स्टार से सम्मानित किया था। तो इसका दो तीन चीजें हैं, दी प्लार ध्यान बनाए रखना, वर्ल्ड वार सेकंड को ध्यान बनाए रखना, 1942 प्लार इनकी नाव है, कैरिबियन जर्मन सबमरीन ध्यान बनाए रखना इसमें। 1944 में ही वेंट टू यूरोप एज अ वार करस्पॉन्डेंट। अब क्या होता है कि 1944 में कॉलियर्स मैगजीन के युद्ध संवाददाता के रूप में ये यूरोप चले जाते हैं। एक मैगजीन का नाम यहां पर दे रखा है, उस मैगजीन का नाम क्या है, कॉलियर्स मैगजीन, ठीक है। और कॉलियर्स मैगजीन में 1944 में, ठीक है, युद्ध संवाददाता के रूप में ये यूरोप जाते हैं। वार करस्पॉन्डेंट का मतलब होता है युद्ध संवाददाता, कई बार बता चुके हैं, भूलना नहीं। अगला 21 दिसंबर की बात कर लेते हैं, यानी कि क्या होता है, डाइवर्स हो जाता है, किसके साथ डाइवर्स हो जाता है, जो मार्था गैलहॉर्न होती हैं 1945 में, उनके साथ। तो 21 दिसंबर 1945 को उनकी जो अपनी तीसरी पत्नी होती हैं मार्था गैलहॉर्न, इनको तलाक दे देते हैं, ठीक है। अगला मैरिज, अब क्या करेंगे, चौथी शादी करेंगे, मैरिज टू मैरीवेल्स। चलो देखते हैं इनकी चौथी शादी को। 1946 में क्या होता है, ही मैरिड अनदर वार करस्पॉन्डेंट मैरी वेल्स, हिज फोर्थ एंड फाइनल वाइफ ऑन 14 मार्च, यानी कि 14 मार्च 1946 को उन्होंने एक युद्ध संवाददाता, यानी कि वो भी बार करस्पॉन्डेंट ही होती हैं, ये भी बार करस्पॉन्डेंट होते हैं, वो भी बार करस्पॉन्डेंट होती है, यानी कि युद्ध संवाददाता मैरी वेल्स से विवाह कर लेती हैं। और जो मैरी वेल्स से शादी करते हैं, ये इनकी चौथी और अंतिम शादी होती है। तो फोर्थ एंड फाइनल वाइफ है मैरी वेल्स, जिनसे शादी होती है 1946 में। अगला हम लोग चर्चा करते हैं 1950 की। ही पब्लिश्ड अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। 1950 में इन्होंने अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज इसको पब्लिश कराया। ये पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी यूरोप, मतलब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पृष्ठभूमि पर लिखी गई दिसंबर में रोमांस, यानी कि उम्र में काफी अंतर होने का एक जो प्रेम संबंध होता है उसको बोलते हैं दिसंबर में रोमांस, कहावत के रूप में। मान लो लड़का 40 साल का हो, लड़की 16 साल की हो या 20 साल की हो, तो इनकी उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो है प्रेम संबंध है। तो उम्र में काफी अंतर वाले प्रेम संबंध को हम अंग्रेजी में दिसंबर में रोमांस की कहानी कह सकते हो, ठीक है, उस पर आधारित। तो दिसंबर में रोमांस समझ गए, सेट इन पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड यूरोप। अगला हम किसकी बात करते हैं, ऑन 1 दिसंबर 1952 की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, द ओल्ड मैन एंड द सी, जो इनका नॉवेल होता है, लाइफ मैगजीन में प्रकाशित होता है। सैंटियागो नामक मछुआरे की कहानी ने हमिंगबे को व्यावसायिक और आलोचनात्मक दोनों प्रकार से सफलता दिलाई थी, ठीक है। तो दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखना है कि 1 सितंबर 1952 को नॉवेल कौन सा होता है, दी ओल्ड मैन एंड दी सी पब्लिश होता है। कौन सी मैगजीन में, लाइफ मैगजीन में पब्लिश होता है। और इसमें कहानी दिखाई जाती है सैंटियागो, जो कि एक फिशरमैन दिखाया जाता है, और इससे ब्रॉट हिम कॉमर्शियल एंड क्रिटिकल सक्सेस। और इस नॉवेल से अर्नेस्ट मिलर हमिंगबे को बहुत ज्यादा क्या मिलती है, सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। अगला हम किसकी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट चर्चा होगी 1953 में ही वाज अवार्डेड द पोल्टिजर प्राइज फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी। अब क्या होता है कि इसी नोबेल के लिए 1953 में जो ओल्ड मैन एंड द सी होता है, इसी के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं, ये नोबेल इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए इनको 10 दिसंबर 1954 को जो है नोबेल प्राइज भी मिलता है। तो क्या लिखा है, ऑन 10 दिसंबर 1954 को ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। क्या होता है, साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1954 को।
चोट के कारण वे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्टॉकहोम की यात्रा नहीं कर सके। अब इनको चोट लग जाती है और जिसके कारण ये स्टॉकहोम जो है अपने अवार्ड को रिसीव करने नहीं पहुंच पाते हैं। द अमेरिकन एम्बेसडर जॉन सी कैबॉट, अब कैबट एक होते हैं, उनके स्थान पर एक अमेरिकी राजदूत होते हैं जिनका नाम होता है जॉन सी कैबट, ने पुरस्कार स्वीकार किया और उनका भाषण जो है वो पढ़ करके सुनाया। तो तीन चार चीजें आपको यहाँ पर कहीं नोट कर लीजिएगा कि ये 1954 में खुद स्टॉकहोम में अपने नोबेल प्राइज को लेने के लिए नहीं गए, बल्कि इनके स्थान पर एक अमेरिकी राजदूत थे जिनका नाम था जॉन सी कैबॉट, ये नाम लिखा है, ठीक है, जॉन सी कैबट। उन्होंने इस पुरस्कार को क्या करा था, स्वीकार किया था और इनके द्वारा लिख करके जो भाषण दिया गया था उसको पढ़ करके सुनाया था, ठीक है। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमिंगबे एंड हिज वाइफ मैरी वेल्स वर इन्वॉल्व्ड इनटू अफ्रीकन प्लेन क्राइसिस इन 1954। क्या होता है, 1954 में हमिंगबे और उनकी पत्नी मैरी वेल्स अफ्रीका में दो विमान दुर्घटनाओं में शामिल हुई। समाचार पत्रों ने दोनों की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी। वे दोनों जीवित बच गए, लेकिन हमिंगबे को गंभीर चोटें आई जिनका प्रभाव उनके जीवन के शेष समय तक रहता है, ठीक है। तो 1954 में प्लेन क्रैश हुआ था और जिसमें ये दोनों लोग हमिंगबे और मैरी वेल्स जो हैं वो घायल हो जाते हैं, मरते तो नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट ये आ जाती है दोनों मर जाते हैं, बट ये बच जाते हैं, सरवाइव हो जाते हैं। लेकिन जो हमिंगबे होते हैं इनको बहुत ज्यादा इंजरी होती है और ये इंजरी उनके जीवन भर जो है कष्ट देती रहती है, इनको परेशान करती रहती है। अगला हम किसकी बात करेंगे, 1960 की बात कर लेते हैं। ही रोट, ये क्या करते हैं, लिखते हैं, अ नॉन फिक्शन वर्क लिखते हैं बेस्ड ऑन, जो आधारित होता है दीज एक्सपीरियंसेस, द डेंजरस समर। अब दो चीजें समझिएगा, द डेंजरस समर 1960, 1960 में उन्होंने इन अनुभवों पर आधारित एक नॉन फिक्शन वर्क होता है, नॉन फिक्शन जो गैर काल्पनिक यानी कि रियलिटी पर होता है, फिक्शनल वर्क उसे कहते हैं जो कल्पना पर आधारित हो, नॉन फिक्शन जो है वो रियलिटी पर आधारित होता है। द डेंजरस समर लिखा था जो कि नॉन फिक्शन था, जो लाइफ मैगजीन के एक अंक के लिए थी और ये उनके जीवन काल में प्रकाशित होने वाली उनकी अंतिम कृति मानी जाती है। इसके बाद जो भी इनके वर्क पब्लिश होते हैं वो पास्थमसली होते हैं, मरणोपरांत, यानी कि इनके मरने के बाद पब्लिश होते हैं। इसीलिए जितने भी वर्क इनके मरणोपरांत, इनके मरने के बाद पब्लिश हुए, उन्हें पास्थमस वर्क बोला जाने लगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई। चलो, 1960 में इनका नॉन फिक्शन वर्क आया था जिसका नाम था द डेंजरस समर, ये लास्ट पब्लिश्ड वर्क था ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अगला हम बात करते हैं किसकी, ऑन 2 जुलाई 1961 की ही कमिटेड सुसाइड। बड़ा दर्दनाक कहानी है। 2 जुलाई 1961 को कैचम इडाहो स्थित अपने घर में हमिंगबे की मृत्यु हो जाती है। इन्हें कैचम में ही दफना दिया जाता है और ये क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, ठीक है। नेचुरल मृत्यु नहीं होती, शूट गन से अपने आप को शूट कर लेते हैं घर पर ही। और ही रिसीव्ड कैथोलिक ब्यूरियल एज द चर्च जज्ड हिम नॉट टू, आगे क्या लिखा है देखो, हैव बीन इन हिज राइट माइंड एट द टाइम ऑफ हिज सुसाइड, ही वाज बरीड इन कैचम, ठीक है। चलो, मेजर वर्क की बात कर लेते हैं, इनके कौन कौन से मेजर वर्क हैं। तो द वर्क पब्लिश्ड आफ्टर 1961 आर पास्थोमस, हमने क्या बताया, 1961 के बाद जितने भी वर्क इनके पब्लिश हुए थे वो सब क्या थे, पास्थोमसली थे, मरणोपरांत पब्लिश हुए थे, ठीक है। अगर हम नॉवेल्स की बात करते हैं तो कौन कौन से नॉवेल हैं, इनको सबको हम डिटेल से ऊपर बता चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, द टोरेंट स्प्रिंग की बात कर लेते हैं, 1926 में आया है, इनका फर्स्ट नॉवेल है, ठीक है। पैरोडी ऑफ शेरवुड अंडरसन की दिखाई जाती है। अगला हम किसकी बात कर ले, 1926 में द सन आल्सो राइजेज है, ये इनका फर्स्ट मेजर नॉवेल है, लॉस्ट जनरेशन के जीवन को प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसमें जैक बॉन्स और लेडी ब्रेट एस्ले, ठीक है। अगला फेयरवेल टू आर्म्स आता है 1929 में। इसके बाद 1937 में टू हैव एंड हैव नॉट है, 1940 में फार होम द बेल टोल्स है और 1950 में अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज है। अच्छा, इनके प्रत्येक नॉवेल को मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो सब
जो है इनका प्लेलिस्ट बना होगा पीजीटी करके, तो वहां पर आपको मिल जाएंगी सब डिटेल से। अगला 1952 में अगर हम बात करें तो 1952 में द ओल्ड मैन एंड द सी आया है। 1970 में आइलैंड्स इन द स्ट्रीम आया है। 1986 में द गार्डन ऑफ ईडन आया और 1999 में टू एट फर्स्ट लाइट अ फिक्शनल मेमोर है इनका। नॉन फिक्शन की अगर हम बात करें तो नॉन फिक्शन में कौन कौन से हैं? 1932 में डेथ इन द आफ्टरनून है, ठीक है। 1935 में ग्रीन हिल्स अफ्रीका है। 1962 में हमिंग बे द वाइल्ड ईयर्स है और 1964 में मूवेबल फीस्ट इनका एक मेमोर है। 1967 में बाई लाइन्स अर्नेस्ट हमिंग और 1970 में अर्नेस्ट हमिंग कैब रिपोर्टर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1985 में डेंजरस समर है। 1985 में ही डेट लाइन टोरेंटो है। 1999 में टू एट फर्स्ट लाइट है। अब हम 2005 की बात करें तो अंडर कैलिमेंजरो है। एंथोलॉजीज इनकी कौन कौन सी थी समझ लीजिए। 1942 में इनकी एक एंथोलॉजी आई थी मैन एट वार, द बेस्ट वार स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम। फिर एक इट वाज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय मैनी ऑथर्स। अगला हम लोग कलेक्शंस की बात कर लेते हैं। 1923 में थ्री स्टोरीज एंड 10 पोइम्स का कलेक्शन आया था। 1925 में इन आवर टाइम्स का कलेक्शन है। 1927 में मैन विदाउट वुमेन है। 1933 में बेनर टेक नथिंग है और 1938 में फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज है। इसके बाद 1947 की बात करें इसेंशियल हमिंग बे है। 1961 में द स्नोज ऑफ कैलिमेंजरो एंड अदर स्टोरीज है। 1969 में यानी कि 1969 में द फिफ्थ कॉलम एंड फोर स्टोरीज ऑफ द स्पेनिश सिविल वार है। 1972 में द निग एडम स्टोरी है और 1979 में 88 पोइम्स है। फिर 1979 में ही कंप्लीट पोइम्स है। अगला अगर हम बात करें 1984 की बात करें तो द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ हमिंग बे है। फिर 1987 में अगर हम बात करें द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ अर्नेस्ट हमिंग बे। फिर 1995 में बात करें कलेक्टेड स्टोरीज यानी कि एवरी मंथ्स लाइब्रेरी। 1999 में हमिंग बेस ऑन राइटिंग। 2000 में हमिंग बे ऑन फिशिंग। 2003 में हमिंग बे ऑन हंटिंग। 2003 में हमिंग बे ऑन वार और 2008 में हमिंग बे ऑन पेरिस। इसके बाद पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज हैं इनकी, जिनको आपको अगर समय मिले तो जरूर देख करके जाइएगा। आउट ऑफ सीजन की बात कर लेंगे, माई ओल्ड मैन की बात कर लेंगे, इंडियन कैंप की बात कर लेंगे, 10 इंडियंस की है। ये सब शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट हैं। अनडिफिटेड है, मिस्टर एंड मिसेस इलियट हैं। इसके बाद द थ्री डे ब्लो है, द एंड ऑफ समथिंग है, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, बिग टू हार्टेड रिवर है, द बे यू विल नेवर बी है, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा है, दी शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मकॉम्बर है, मकॉम्बर, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी, सॉरी आज की बायोग्राफी जो कि अर्नेस्ट मिलर हमिंग बे से रिलेटेड थी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।